हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। लाउड स्पीकर की सीरीज लाउड स्पीकर अरेस्ट में आज हमने एक बहुत ही व्यक्ति विशेष को अरेस्ट किया है, जिनका नाम है डॉक्टर चेतना पांडे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए, लाउड स्पीकर के अरेस्ट सीरीज में अरेस्ट होकर कैसा लग रहा है आपको? नहीं, कुछ बंदिशें खूबसूरत होती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम आम लोगों का प्रश्न लेंगे आपसे और उनका आंसर आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैम, हमारे व्यूअर और लिसनर ये जानना चाहते हैं कि आपकी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, राजनीतिक करियर की शुरुआत जैसा सामान्य तौर पे पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि राजनीति बहुत कायदे का काम नहीं है। हाँ। और शरीफ इंसान को इससे बच के ही रहना चाहिए। हाँ। तो कुछ वैसी ही सोच मेरी भी थी, लेकिन विश्वविद्यालय में जाने के बाद, छात्र संघ के कुछ चुनाव को देखने के बाद ये एहसास हुआ कि हम लोग समाज में बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, ये चाहते हैं कि गंदगी दूर हो। तो गंदगी दूर होनी चाहिए, लेकिन गंदगी दूर करने का बीड़ा कौन उठाएगा? हाँ। तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे लोगों को सामने आना पड़ेगा जो चीज़ों को समझते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो समाज को समझते हैं, सामाजिक व्यवस्था को समझते हैं। तो इस सोच के साथ मुझे लगा कि मुझे भी राजनीति में सक्रिय होना चाहिए, छात्र राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। तो शुरुआत मेरी छात्र राजनीति से होती है और फिर छात्र संघ उपाध्यक्ष रहने का गौरव मिला तमाम अपनों के सहयोग से। और गोरखपुर विश्वविद्यालय में सर्वाधिक वोट मुझे मिले हैं किसी भी पद के लिए, ये गौरव भी आप सभी के आशीर्वाद से प्राप्त है। उसके बाद से फिर सिलसिला चल निकला। फिर लगातार जिस तरह की जिम्मेदारियां मिली वो उसका निर्वाह किया गया और विधानसभा चुनाव के लिए भी स्थितियां बनी। विधानसभा चुनाव भी यथासंभव ठीक से लड़ने की कोशिश की गई। बाकी सब आपके सामने है। मैम, बहुत लोग सोचते हैं कि इसमें हम आ करके अपना कैरियर बनाएं, लेकिन क्या कारण है कि जो आम परिवार से आने वाले लड़के हैं वो सफल नहीं हो पाते हैं, जबकि देश के लिए करना तो बहुत कुछ चाहते हैं। सामान्य लोग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर लिसनर, वो जानना चाहते हैं कि हम लोग क्यों नहीं सक्सेस हो पाते हैं राजनीति में। देखिए, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि राजनीति करियर नहीं है। अच्छा। राजनीति को जो लोग करियर सोच के आ रहे हैं वो तो कतई ना आए। हाँ। जिनका बैकग्राउंड इस तरह का है कि वो फाइनेंशियली बहुत साउंड हैं। हाँ। या जिनको विरासत में कोई मजबूत आधार मिला हुआ है राजनीति, वो सोच सकते हैं। लेकिन सामान्य घर का कोई लड़का या लड़की ये सोच के आए कि मैं राजनीति को करियर बना लूँगा, तो मुझे लगता है ये बहुत नादानी वाली बात है। बिल्कुल सेवा का काम है। और वही है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुआठा हाथ, जो घर फूके आपने चलो हमारे साथ। तो अगर आपके मन में स्वयं का उत्सर्ग करके अपने के बारे में बिल्कुल ना सोच के केवल समाज के बारे में सोचने का भाव है, तो आप राजनीति में आए। पहली बात ये। दूसरा जो प्रश्न है आपका कि सामान्य घरों के लोग सफल क्यों नहीं हो पाते हैं राजनीति में। तो आप उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं का अवलोकन करें, देखें उसके प्रत्याशियों को, उसके विधायकों को देखें, और चुनाव जीतने के बाद के तो जो हालात होंगे उनके वो अलग है। चुनाव जीतने के पहले की जो स्थितियां रही हैं उनकी, उसमें से आप मुझे 5 ऐसे विधायक बता दीजिए जो चुनाव जीतने के पहले करोड़पति न रहे हों। ये तो बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर ऐसे मिल जाएंगे तो मुझे बता दीजिएगा। ऑन रिकॉर्ड क्या है, ऑफ रिकॉर्ड क्या है, वो अलग बात है, लेकिन 5 ऐसे बता दीजिएगा जो चुनाव के पहले करोड़पति न रहे हों। सवाल ये उठता है कि जनता बदलाव क्यों नहीं चाहती है। हर विधानसभा में कुछ ऐसे लड़के, कुछ ऐसे लड़कियां ऊर्जावान होंगे जो समाज के लिए काम करना चाहते होंगे। लेकिन उनके पास संसाधन नहीं होते, उनके पास व्यवस्था नहीं होती है। एक सामान्य परिवार, एक मिडिल क्लास का आदमी जिसको मोटरसाइकिल खरीदने के बारे में सोचना पड़ता है, जिसको एक छोटी सी कार खरीदने के बारे में सोचना पड़ता है, अगर जनता की अपेक्षा ये रहेगी कि हमारा नेता 100 फॉर्चूनर का रेला लेके निकले, तो वो आदमी कैसे कर पाएगा।
ऐसी परिस्थितियों में तमाम ऐसे नौजवान जिनके अंदर सेवा भाव होता है, जो स्वयं का उत्सर्ग करने के लिए तैयार हैं, हाँ। और तमाम बार उत्सर्ग कर भी देते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। नहीं लगता है। तो ऐसी परिस्थितियां होती, जनता को सोचने की ज़रूरत है कि जैसे हर सामान्य आदमी जानता है अपनी सीमाएं, उसके पास कितना पैसा है, उसके पास कितने संसाधन हैं, तो बतौर नेता जब वो व्यक्ति समाज में जाता है या सामने वाले को देखता है कि ऐसे पृष्ठभूमि का कोई लड़का निकल करके आया है, तो क्यों नहीं वो समझता है कि जैसे हमारे घर का बच्चा है, हमको सपोर्ट करना चाहिए, वैसे इस लड़के को भी सपोर्ट किया जाए या इस लड़की को भी सपोर्ट किया जाए। इस तरह का भाव जब पैदा होगा तो राजनीति में बदलाव आएगा और सामान्य पृष्ठभूमि के नौजवान भी आने लगेंगे। अब सीधी सीधी बात, हम चाहें कि हमारा फॉर्चूनर के काफिले वाला नेता हो, फिर हम चाहेंगे कि हमारी राजनीति बहुत साफ सुथरी हो। अब कोई 5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके आएगा, बिजनेस की तरह काम करके कोई आएगा, तो स्वाभाविक सी बात है 50 करोड़ कमाना चाहेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में इस ढंग से सोचने की ज़रूरत है कि ये प्रॉफिट लॉस का खेल नहीं है। हाँ। कुछ ऐसे लोगों को लेकर के आइए, कहावत है ना, जिसके पाँव न फटे बिवाई वह क्या जाने पीर पर आई। अगर कोई सामान्य आदमी निकल करके आएगा तो जानेगा कि पैदल चलने का दर्द क्या होता है, धूप में चलने का दर्द क्या होता है, मोटरसाइकिल से चलने का दर्द क्या होता है, पैसे का अभाव क्या होता है, अन्न का अभाव क्या होता है, बिजली का बिल देने में अगर बढ़ जाए तो क्या तकलीफ़ होती है, गैस का दाम बढ़ जाए तो क्या तकलीफ़ होती है। ये वही समझ पाएगा जिसको फ़र्क पड़ता हो। सिलेंडर का रेट 1200 हो जाए या 12,000 हो जाए, फ़र्क किसको पड़ेगा? जो मिडिल क्लास का है, जो गरीब है। अब कोई अरबपति खरबपति है, 1200 की जगह 12,000 कर दीजिए, उसके सेहत पे क्या फ़र्क पड़ना है? कोई प्रभाव नहीं। तो इन चीज़ों को अगर समझना है तो उस तरह के लोगों को राजनीति में ले आना पड़ेगा जिनको फ़र्क पड़ा हो इन चीज़ों से, या पड़ेगा। यही एक बदलाव का तरीका है, और मुझे नहीं लगता। लेकिन बातें तो इतनी लोग जानते भी हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर होती भी है कि ऐसा करना चाहिए, बट जब चुनाव का टाइम आता है तो उस समय क्या होता है कि उनका माइंडसेट क्यों चेंज हो जाता है। अभी आपने कहा कि जो आम परिवार के लड़के आते हैं वो दुख दर्द समझते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो लोग वो फॉर्चूनर वाले को ही क्यों पसंद करते हैं? आखिर में क्या? वही मैंने भी आपको जवाब दिया। पिछले सवाल का जवाब यही था कि आप उस भाव से ना देखें, आप इस भाव से देखना चाहिए आपको कि ये भी सामान्य आदमी, जो सीमाएं मेरे साथ हैं, वो सीमा बस यही है कि इसने सफ़ेद कुर्ता पहन लिया है, और तो कोई बदलाव है नहीं। आप पर भी अगर पेट्रोल भराना भारी पड़ता है तो उस पर भी पड़ता होगा। आपके लिए महंगाई है तो उसके लिए महंगाई है। आपको अगर कहीं इकट्ठा 25-50 लाख रुपया लगाना हो तो आपको समस्या है, तो वो भी तो वही है ना। तो आप इस तरह की अपेक्षाएं क्यों रखिए? और फिर वही संकीर्णताएं, हमारी जाति का है तो वो हमारे धर्म का है, तो फलाना पार्टी से चूँकि 3 पीढ़ी से हम यही करते आए हैं तो हम यही करेंगे। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट देखना चाहिए, आइडियोलॉजी भी देखना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि वह बिल्कुल पार्टी की विचारधारा होती ही नहीं है, लेकिन ये भी अजीब बात है ना कि किसी नेता को किसी क्षेत्र की जनता जान ही नहीं रही है, और अचानक वो नॉमिनेशन के दिन आया, खटाक से उसको टिकट मिला, उसने पर्चा दाखिला किया और वो आदमी जीत गया। ऐसा देखने जो व्यक्ति, ऐसे हजार उदाहरण, न जाने कितने उदाहरण, जो आदमी उस जगह की, उस विधानसभा की चौहद्दी नहीं जानता, जो आदमी उस विधानसभा की समस्याएं नहीं जानता, जो व्यक्ति उस विधानसभा के लोगों को पहचानता नहीं, वो उनके दुख दर्द में शामिल किस तरीके से होगा? ये तो जनता को समझना चाहिए ना कि हमारे साथ कौन रहा है उतने दिन तक, हम किसे पहचानते हैं, हमें कौन पहचानता है। तो ये सब बदलाव जो है, ये वैचारिक बदलाव, मानसिक बदलाव, ये होंगे तभी राजनीति का स्वरूप बदलेगा। बाकी कहने सुनने के लिए तो, आदर्श की बातें करने के लिए तो आदर्श की बातें हो ही रही हैं मंच से। राम राज्य का मतलब ये था कि ऐसी जगह है जहाँ सब लोग निरोग हों, सब लोग सुखी हों, आपस में प्रेम हो, सौहार्द हो, तब तो राम राज्य हुआ। जहाँ अभाव हैं, जहाँ तमाम विसंगतियाँ हैं, जहाँ विद्वेष है, जहाँ स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जहाँ महंगाई है, ऐसे दौर को हम राम राज्य कैसे कह सकते हैं? सही कह रही हैं मैम। आपका पर्सनल जो एथिक्स, किस आप सिद्धांत पे आप काम करते हैं? अभी हम आपसे बात किए, आपका माइंडसेट बिल्कुल अलग है हर लोगों से। अभी स्टूडियो के बाहर भी आपसे बात कर रहे थे तो बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आप किस सिद्धांत पे आप देखिए, मुझे अगर सूत्र में बात करें तो मैं हमेशा से मानती रही हूँ कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान, ये जो 6 चीज़ें हैं, इस दायरे में बहुत कुछ आ जाता है।
इन चीज़ों पर अगर हम फोकस्ड रहें, हर व्यक्ति के सर पर एक छत होनी चाहिए, उसके भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी सुरक्षा का इंतज़ाम होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई का इंतज़ाम होना चाहिए, चिकित्सा का इंतज़ाम होना चाहिए। और होना कैसे चाहिए? इस ढंग से होना चाहिए कि ये सब सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो। क्योंकि पढ़ते अंबानी साहब के घर के भी बच्चे हैं और पढ़ता एक मजदूर का भी बच्चा है। एक तरह की व्यवस्था अगर बनेगी, एक तरह की किताबें होंगी, एक तरह की फीस होगी और एक तरह के शिक्षक होंगे, हाँ, तो इस तरह की व्यवस्था और एक तरह का वातावरण होगा, हाँ, तब तो सब समान भाव से पढ़ सकेंगे। किसी के लिए कोई व्यवस्था, किसी के लिए कोई व्यवस्था, किसी के लिए कोई किताब, किसी के लिए कोई किताब। आज के टाइम में अगर 2 बच्चों को किसी को पढ़ाना है, हाँ, बेचारा उलझ के रह जाता है। अगर सामान्य कमाई वाला आदमी है, हर आदमी बड़ी नौकरियों में है नहीं, हर व्यक्ति व्यवसायी है नहीं, बहुत छोटे छोटे नौकरियों से। एक बड़ा आंकड़ा है कि 10,000 से कम कमाने वाले हमारे देश में बहुत बड़ी तादाद में हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में हैं। तो अब उनके बच्चे कैसे पढ़ते होंगे? और उनके बच्चों का पढ़ना क्यों नहीं ज़रूरी है? क्यों नहीं जरूरी है? ये तो बात। अगर कोई बीमार पड़ जाए, सामान्य से थोड़ी सी भी वैसी बीमारी पड़ जाए, सामान्य बीमारियों में अभी आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो पता चलेगा ये टेस्ट हैं अवेलेबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, आप मजबूर हैं कहीं और जाने के लिए। प्राइवेट में अगर जाते हैं तो व्यवस्था इतनी महंगी है कि आप कर्जे में आ जाएंगे। तो इस तरह के हालात बनने चाहिए और उसमें मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को और बिल्कुल गरीब तबके को भी उसका लाभ मिलना चाहिए, ऐसी व्यवस्था बने। हम लोग बुलेट ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन और ये फ्लाइट वो फ्लाइट अच्छा है, बेशक होना चाहिए। विकास की बात करें तो विकास का सब हिस्सा है, लेकिन जो बेसिक जनरल बोगी है कि नहीं, जनरल बोगियों की संख्या कितनी है, छत पर बैठ के लोगों को न यात्रा करनी पड़े, ट्रेन में लटक के लोगों को यात्रा न करनी पड़े, ये सारी जिम्मेदारी भी हमारी है। मैं ये मानती हूँ कि किसी भी देश का विकास तब पूरा माना जाएगा जब हर तबका उस विकास का लाभ उठा रहा हो, जब महिलाओं की स्थिति अच्छी हो, महिलाएं सुरक्षित हों, जब दलितों की स्थिति अच्छी हो, जब समाज का हर तबका अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा हो और लगभग संतुष्टि तो बड़ा व्यापक शब्द है, लेकिन कम से कम तरस ना रहा हो किसी चीज़ के लिए, ऐसी स्थितियाँ, तो वो व्यवस्था ठीक मानी। आप इसी मिशन और विजन को लेकर के बेशक, आगे चलती रहती हैं। मैम, आप छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, जहाँ तक मुझे पता है, अपनी करियर की शुरुआत की थी। तो फिर क्या हुआ? कहा जाता है अखिल भारतीय परिषद कहीं बीजेपी को लेकर चलता है, एक समूह माना जाता है, लेकिन क्यों आप बाद में कांग्रेस का दामन थामे? देखिए, छात्र राजनीति की मेरी जो शुरुआत है वो विद्यार्थी परिषद में मैं रही ज़रूर हूँ, उसके पैनल से चुनाव भी लड़ी हूँ, ये भी सत्य है। लेकिन उसके पहले एक राष्ट्रीय छात्र शक्ति संगठन था, NSPO, छात्रों का बनाया हुआ संगठन था। उसमें कुछ 4-5 युवाओं के हमारे सीनियर्स थे, सुनील तिवारी, अविनाश गुप्ता जी और अन्य कुछ और लोगों के नेतृत्व में संगठन बना हुआ था। उस संगठन के बैनर तले पहले तो ये हुआ कि चुनाव लड़ना है और एक लड़की के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय, जहाँ कब क्या हो पता होता नहीं था, आप तो उस माहौल से परिचित हैं, तो ये निर्णय लेना बड़ा आत्मघाती सा निर्णय था। और तब और ज़्यादा बुरा निर्णय था जब वो लड़की पढ़ने लिखने वाली हो, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रही हूँ, नेट PhD हूँ। तो ऐसा नहीं था कि जैसे नेताओं को लगे इमेज होती ना, मैं जिसे हैं वो तो अपना कुर्ता पहन के खाली घूमना है। हम लोग एकेडमिक उससे जुड़े हुए थे, कविता करते थे, अच्छे ढंग से पढ़ने लिखने वालों का दायरा था। तो घर के लिए भी बड़ा चौंकाने वाला फैसला था कि भाई जिसको प्रशासन में जाना हो, जिसको ऐसा करना हो, जिसको कुछ एकेडमिक्स में कुछ बढ़िया काम करना, अचानक ये कौन फितूर सवार हुआ। तो फिर जब बात बन गई, पिताजी ने कहा कि भाई पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, हमने कहा नहीं होगी, हम मैनेज कर लेंगे। तो अंततोगत्वा उनकी अनुमति तो मिली। तो फिर मैंने बताया कि छात्र शक्ति, राष्ट्रीय छात्र शक्ति संगठन, तो उनके लोगों से बात हुई। जब मैंने विचार व्यक्त किया तो मेरे एक दोस्त के माध्यम से, उनके परिचित थे, तो बात हुई कि भाई भैया लोग कह रहे थे कि अगर वो चाहे तो हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। उन लोगों ने बहुत मेहनत की और पूरे छात्रों का बहुत बढ़िया सहयोग रहा। मैं चुनाव जीत गई, पहला चुनाव लड़ी, मैं चुनाव जीत गई। विद्यार्थी परिषद से मेरे खिलाफ कैंडिडेट लड़े थे
जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, बड़े भाई हैं, मैं उस बारे में कुछ कह, हर प्रत्याशी जीतना ही चाहता है चुनाव, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे कोई शिकायत नहीं। लेकिन आप विद्यार्थी परिषद की चूँकि बात कर रहे थे तो मैं बता दूं कि उस चुनाव में विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी को जबरन जिता दिया गया। अच्छा। और मुझे चुनाव हरा दिया गया। 62 वोटों से मुझे चुनाव हरा दिया गया था, जबकि मैं चुनाव जीत रही थी। काउंटिंग में धांधली हुई थी। बाद में यह मुद्दा कोर्ट में भी गया और चर्चा हुआ, अखबारों ने लिखा खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। तो ये माहौल बना था, पूरा शहर जानता है, उसमें केवल चेतना के कहने की बात नहीं। बाद में फिर कोर्ट में वो चीज़ें चली रही थी। आप जानते हैं कि कोर्ट कचहरी की प्रक्रिया लंबी होती है, जब तक कोर्ट निर्णय सुनाता तब तक मेरी पढ़ाई ही ख़त्म हो जाती, तो फिर चुनाव लड़ने की बात ही ख़त्म हो जाती। तो फिर अगला चुनाव आया, ये हुआ लड़ना है। तब तक विद्यार्थी परिषद से मेरे तरफ ऑफर आने शुरू हो गए थे। अच्छा। पहले चुनाव में भी मैंने थोड़ी सी इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन उन लोगों को लगा कि लड़की है क्या, वैसे ऐसे शौकिया लड़ रही होगी, कुछ होना है नहीं। तो जब समझ में आ गया कि अगर नहीं भी लड़ाएंगे तो भी चुनाव जीत जाएगी, तो एक सीट जीती हुई मिल रही थी। मेरे कुछ साथी आरोप लगाते हैं कि आपको विद्यार्थी परिषद ने बना दिया और ये आप छोड़ के चली गई। साथी क्या, मतलब जिन लोगों को लगता है कि कोई आरोप लगा ही देना चाहिए, कांग्रेस में चली गई, फायदे का सौदा है, ये है वो है। तो पहली बात तो मैं कांग्रेस में आई तो कांग्रेस सरकार में तो है नहीं कि मैंने फ़ायदे का कोई काम कर लिया। मैंने तो एक पार्टी जो सरकार में है उसको छोड़ के या उस विचारधारा को छोड़ करके जाने का काम किया, तो कोई समझदारी का काम है नहीं। तो फिर बाद में विद्यार्थी परिषद को लेके बात आई तो साथ के मेरे लोगों ने कहा कि भाई देखिए, अब विद्यार्थी परिषद से लड़ने में कोई बुराई है नहीं, जो बात होनी थी बीत गई बात, और क्यों ऐसा कोई काम किया जाए कि फिर किसी तरह का नुकसान पहुंचाएं वो लोग। उम्र मेरी भी कम थी, लड़कपन था, तो मुझे समझ में आया कि चलो ठीक है, और ठीक है लड़ते हैं। विद्यार्थी परिषद से चुनाव लड़ी, चुनाव एक तरफा निकला, और आप लोगों की दुआ से जितने वोट सबको मिले उतने वोट मुझे अकेले को मिले, तो ये उपलब्धि थी। फिर उसके बाद मैंने खूब निभाया विद्यार्थी परिषद के साथ, मैंने उस आइडियोलॉजी के साथ खूब निभाया। जहाँ जहाँ मुझे लगाया गया, अगर आप परिचित होंगे उस वातावरण से तो आप जानते होंगे कि मेरे तरफ से कहीं कुछ ऐसा नहीं किया गया कि कहा जाए कि मैंने संगठन के खिलाफ काम किया। इवन सपा की सरकार थी उस समय, अखिलेश जी ने मुझे बुलवाया। अखिलेश जी उस समय छात्र सभा का काम देखा करते थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जितना आप आइए, और मैं लखनऊ उनसे मिलने गई। कई लोग रिसीव करके ले गए, पार्टी के महत्वपूर्ण लोग, और उन्होंने कहा कि आप पार्टी ज्वाइन करिए और छात्र संघ का चुनाव अध्यक्ष का फिर हमारे बैनर तले लड़िए, और मैं एक बड़े भाई की तरह आपके लिए मैं हमेशा सपोर्टिंग भूमिका में रहूँगा। बहुत अच्छा भी लगा मुझे, उनकी बातें बड़ी अच्छी लगी। मन में एक बार आया भी क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन तब यही बात समझ में आई थी कि मैंने एक संगठन का दामन थाम लिया है। एक संगठन ने चाहे जैसे भी जिन परिस्थितियों में भी, लेकिन एक मुहर लगी है कि मैं विद्यार्थी परिषद से गई हूँ और तुरंत समाजवादी छात्र सभा में मैं आ जाऊँ, समाजवादी पार्टी में आ जाऊँ। हालांकि जिस तरीके से कह रहे थे आदरणीय, उस तरीके से निश्चित रूप से वो मुझे सपोर्ट ही करते। और परिस्थितियाँ देखते हुए कभी कभी लगता है कि पता नहीं मैंने सही भी किया कि गलत किया, लेकिन उस समय मुझे लगा कि अगर मैं अभी विद्यार्थी परिषद को छोड़ करके समाजवादी छात्र सभा में चली जाती हूँ तो दुनिया यही कहेगी कि चूँकि सपा की सरकार है और इसने फ़ायदा देखा, कविताओं का आदर्श दूसरा है, ज़िंदगी का आदर्श दूसरा है, इसने फ़ायदा देखा इसलिए चली गई। घर के लोगों से भी बात हुई, बड़े लोगों से, सबने कहा, जो मुझे ठीक से जानते हैं, जो मेरे आदर्शों को समझते हैं, उन्होंने कहा नहीं तुम्हारे मन पे बोझ रहेगा। तो आदरणीय अखिलेश जी का सम्मान करते हुए, उन्होंने बड़ा मान दिया, वो सब सम्मान करते हुए मैं इस मजबूरी में नहीं जा पाई कि शायद दुनिया इसे ठीक नहीं कहेगी और ये नैतिकता के आधार पर ठीक नहीं होगा। अच्छा। लंबे समय तक फिर मैं इस विचारधारा की राजनीति में रही। मुझे जो जिम्मेदारियां दी गई बिना किसी पद के, मैंने उन जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वाह किया। लेकिन इस दौरान और कुछ नहीं हुआ, एक तरफा खेल चलता रहा, सारा समर्पण एक तरफा था। आप ये समझें कि एक लड़की जो बड़े चुनौतीपूर्ण हालात में छात्र राजनीति में उतरती है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, जिसका एकेडमिक रिकॉर्ड ठीक है, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है, नेट पीएचडी है, सब ठीक है, जो मंचों पर बोल सकती है, जो अखिल भारतीय मंचों पर काव्य पाठ करती है, जो नेशनल लेवल तक तबला बजा चुकी है, उस लड़की को ये संगठन रख क्यों नहीं पाया, प्रमोट क्यों नहीं कर पाया?
मुझसे लोग कहते हैं कि छोड़ के चली गई, विद्यार्थी परिषद ने आपको बनाया था। ये नहीं कहते हैं कि उस पैनल में और भी लोग जीते इस प्रभाव से। हाँ। मेरी छवि का असर अन्य लोगों पर भी पड़ा। हाँ। ये नहीं कहेंगे, क्योंकि वो संगठन है, मैं व्यक्ति हूँ, तो मैं ये कह भी नहीं सकती कि मेरी बहुत बड़ी शख्सियत है। लेकिन तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थीं, उन परिस्थितियों में ऐसा था कि उसका लाभ मिला लोगों को। और उसके बाद भी संगठन ने जहाँ जहाँ मुझको जिम्मेदारियाँ सौंपी, मैंने वो निभाया। लेकिन फिर मेरे साथ क्या निभाया गया, लंबे अरसे के बाद फिर राजनीति का तौर तरीका भी बदला, भारतीय जनता पार्टी का उस विचारधारा का स्वरूप भी बदला। जिन लोगों ने सुषमा स्वराज जी को बोलते हुए सुना होगा, और आज के संसद में लोगों को बोलते हुए सुनते होंगे, उन लोगों को ये महसूस हो जाता होगा कि दोनों का फ़र्क क्या है। मतलब एक उदाहरण मैं दे रही हूँ, ऐसे तमाम लोग थे जिस नैतिकता की, जिस एथिक की बात होती थी, और आज जिस तरह की बात होती है कि मणिपुर पर कोई सवाल पूछेगा तो कहेंगे नहीं, तुम छत्तीसगढ़ के बारे में बताओ। हाँ। तो इस तरह के वातावरण में ही सारी चीज़ें देखते देखते, और इंदिरा गांधी जी शुरू से मेरी प्रेरणा रही हैं। मुझे लगा कि बहुत मजबूत नेत्री रही हैं। मैं भारतीय राजनीति के जो सबसे मजबूत लोगों में से एक है। कम से कम महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ी प्रेरणा है, सबके लिए प्रेरणा है, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। देश के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए। आदरणीय प्रियंका गांधी जी से मुलाकात हुई, और दीदी ने बड़े सम्मानपूर्वक, बड़े प्रेमपूर्वक आमंत्रित किया मुझे उस दल में, और मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। काम करना है समाज के लिए, कहीं रहिए, किसी दल में रहिए, क्या फ़र्क पड़ता है। कोई दल अच्छा नहीं होता, कोई दल बुरा नहीं होता, लोग अच्छे बुरे होते हैं। तो मुझे वहाँ काम करने के लिए बुलाया गया। मैं पार्टी के साथ जुड़ रही। पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए आदेशित किया। मैंने चुनाव लड़ा और मैं उस विचारधारा के साथ हूँ। मैम, आने वाले चुनाव 2024 के लिए और आपकी क्या रणनीति है, आपकी और आपकी पार्टी की? देखिए, मैंने अभी आपसे जो पहले कहा कि आपने कहा कि राजनीति के बारे में आपकी क्या, रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा सम्मान। अच्छा। मूलभूत मुद्दा यही है। जाति धर्म का मुद्दा सेकेंडरी मुद्दा है। वहाँ इस चीज़ को आना चाहिए कि भाई जबरन किसी जाति के ऊपर आरोप, कोई अपराध हो जाए, किसी जाति से जुड़ा हुआ, किसी धर्म के ऊपर जबरन कोई आघात पहुंचाया जा रहा है, उस स्थिति में जाति धर्म को आप आगे कर सकते हैं। बाकी ये बहुत पीछे की बात है अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से। तो इन्हीं चीज़ों को, जो एक सामान्य आदमी के लाइवलीहुड की जो चीज़ें होती हैं, एक सामान्य आदमी के दैनंदिन जीवन में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन चीज़ों की व्यवस्था कैसी है। महंगाई नहीं होनी चाहिए, चिकित्सा सस्ती होनी चाहिए, शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, सबको सम्मानपूर्वक जीवन जीने की आज़ादी होनी चाहिए। महिलाओं के लिए विशेष रूप से, जैसे अभी हालात हैं, उस हालात में बहुत बदलाव लाने की ज़रूरत है। बहुत अजीब स्थितियाँ हैं, कहने को वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है ना। मेरा एक मुक्तक है कि जहाँ पर प्यास है दरिया नहीं है, जहाँ पर प्यास है दरिया नहीं है, ज़रूरत है कहीं सुविधा कहीं है, बढ़े है रोज़ आरक्षण का प्रतिशत, दलित बस्ती जहाँ पर थी वहीं है। तो जहाँ जो होना चाहिए, किसी भी योजना का क्या मतलब है अगर उस योजना से पूरी तरीके से लाभ ना, केवल खैरात बांट देना, फला निःशुल्क ले लो, फला ऐसे ले लो, ऐसे कर लो। आदमी मुख्य धारा में कैसे शामिल हो, और फिर वही कि सबकी ज़िंदगी कैसे आसान होती है किन चीज़ों से। जो मूलभूत ज़रूरत है सामान्य आदमी के जीवन की, उन मूलभूत ज़रूरतों को पूरी करने वाली व्यवस्था बने। और वर्तमान सरकार इन मुद्दों पर विफल रही है, तो निश्चित रूप से सरकार को बदलने की ज़रूरत है, और नए ढंग से नए सपने देखने की ज़रूरत है, और उन सपनों को पूरा करने में सहयोग करने की ज़रूरत है। बिल्कुल मैम, आपकी विचारधारा सुन करके तो बहुत अच्छा लगा, और मैम हमारे स्टूडियो में आए अपना कीमती समय निकाल करके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ आमंत्रित किया और अपने साथ बैठने का, इतने सारे विचार साझा करने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लाउड स्पीकर अरेस्ट श्रृंखला में हमारे साथ थी चेतना पांडे जी। तो ऐसे ही और किसी व्यक्ति विशेष से होगी अगले कार्यक्रम में आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।